हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जैविक विज्ञान शिक्षण का असाइनमेंट, जो है टॉपिक जैविक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये है हमारा असाइनमेंट फर्स्ट तथा असाइनमेंट सेकेंड भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम असाइनमेंट क्या है हमारा देखते हैं उसे। जैविक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता तथा इसके प्रकारों का इसमें वर्णन करना है हमें। ठीक है, तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमें असाइनमेंट लिखना कैसे है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, या इसे भूमिका भी लिखा जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे जीव विज्ञान का शिक्षण केवल पाठ्यपुस्तकों द्वारा ही पूर्ण नहीं हो पाता। सैद्धांतिक शिक्षा के साथ प्रयोगात्मक कार्य भी बहुत अनिवार्य है। प्रायोगिक कार्य के लिए विभिन्न सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता होती है। शिक्षक ज्ञान को जिस प्रकार जिज्ञासु विद्यार्थियों तक पहुंचाता है उसे शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। शिक्षण का कार्य जितना सरल समझा जाता है, यथार्थतः उतना है नहीं। कुछ बातें सरलता से छात्रों की समझ में आ जाती हैं तो कुछ नहीं आती हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में विषय वस्तु से संबंधित क्लिष्ट या कठिन अंशों को छात्रों को समझाने हेतु तरह तरह की अलग अलग की युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। यानी कि जब बालकों को कुछ सरलता से नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी विषय वस्तु से संबंधित जो क्लिष्ट या कठिन जो हमारा टॉपिक होता है उसे हम छात्रों को समझाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अतः पाठ्यांश से संबंधित किसी अनसमझी या तथा क्लिष्ट विषय वस्तु को समझाने हेतु जिन दृश्य यानी कि मूर्त अथवा श्रव्य यानी कि अमूर्त अथवा दोनों के ही सम्मिलित रूप का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम हेडिंग लिखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा। हेडिंग लिख दीजिएगा शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा। उसमें देखते हैं, देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन सभी साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म तथा कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ पाते हैं। जिस समय शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां तथा प्रविधियां असफल होती दिखाई देने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि ऐसी स्थिति में शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ओके, अतः जो सामग्री पाठ को रोचक तथा सुबोध बनाने और किसी संकल्पना अथवा प्रत्यय विशेष के अर्थ को सुनिश्चित रूप से अधिक स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है उसे शैक्षणिक या सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम से हम जानते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि शिक्षण अधिगम सामग्री होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, यानी कि इसका क्या तात्पर्य है। जब कोई भी विषय वस्तु में कोई भी टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लिष्ट या बहुत ज़्यादा कठिन होता है, समझ लीजिए हार्ड होता है, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, टीएलएम का उपयोग करते हैं, जिसे छात्र उसे देखते हैं और समझ जाते हैं। उन्हें समझने में कठिनाई नहीं होती है, वो आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें अक्सर हम अच्छे से समझ सकते हैं जो देख सकते हैं मूर्त रूप में। ओके, अब देखते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं। इसी डेंटा के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है शिक्षण सामग्री का अर्थ उन समग्र सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। ये किसने कहा है? ये इसी डेंटा ने कहा है। अब देखते हैं आगे। जॉन गई के अनुसार, जॉन गई जी ने कहा है समस्त श्रव्य दृश्य साधनों को शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियां या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरण स्वयं साध्य नहीं है वरन सिखाने के साधन है। ये किसने कहा है? ये जॉन गई के अनुसार है, ये जॉन गई ने कहा है। ठीक है,
अब देखते हैं एडगर डेल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थिति में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण यानी कि संचार, कम्युनिकेशन किया जाता है। संप्रेषण पे ऑलरेडी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि संप्रेषण क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको संप्रेषण जानना है कि क्या होता है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, तो आप चैनल पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। इन्हें बहुज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहा जाता है। किसी भी बहुज्ञानेंद्रिय सामग्री कहा जाता है, किसके अनुसार? एडगर डेल के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री को बहुज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहा जाता है। ये हम ध्यान में रखेंगे। और इसे जैसे यहाँ पर आप इसे ट्रिक के माध्यम से बहुज्ञानेंद्रिय सामग्री एडगर डेल ने शिक्षण अधिगम सामग्री को कहा है, इस तरह आप इसे परिभाषा को याद भी कर सकते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सही कर सकें उसके लिए, ठीक है। अब देखते हैं जेम्स के अनुसार। जेम्स ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग अधिगम को मूर्त, वास्तविक तथा अधिक गतिशील बनाने हेतु किया जाता है। ये किसने कहा है? ये जेम्स ने कहा है। ओके, इतना क्लियर है। अब देखते हैं आगे हम। शिक्षक इन उपकरणों का प्रयोग कर बालक की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर, सुस्पष्ट, प्रभावशाली व अस्थायी बनाता है, ठीक है। यानी कि जो शिक्षक होते हैं, यानी कि हम इन उपकरणों का प्रयोग करके बालक के जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको प्रयोग में लाकर पाठ्य वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और रुचिकर बना सकते हैं तथा प्रभावशाली व अस्थायी भी बना सकते हैं। अस्थायी जैसे कि जब हम उन्हें मूर्त रूप से साक्षात दिखाते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं, टीएलएम आदि का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वह साक्षात रूप से देखते हैं और देखते हैं तो उनका वो बाद में रिकॉल करेंगे या याद करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे ये चीज़ था, तो वो उसे अच्छे तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व एवं आवश्यकता। हेडिंग लिखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व एवं आवश्यकता। इसमें देखते हैं इसके क्या क्या महत्व हैं, ठीक है, और इसकी क्या आवश्यकता है। शिक्षण सामग्री के अनेक कार्य हैं तथा सभी बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। छोटे बालकों की शिक्षा में इसके महत्व को प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने एकमत होकर स्वीकार किया है, जो निम्न है। देखिए, शिक्षण सामग्री सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं, हम सभी के लिए भी ये उपयोगी है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप अपने से ही रिलेट करके देख सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ देख के उससे हम बाद में याद करते हैं तो हाँ हमें याद रहता है। ऐसे हम लेक्चर माध्यम से बस सुनते हैं तो हमें उतनी अच्छी तरह से चीज़ें नहीं याद रहती हैं, जितना कि हम देख के समझते हैं वो चीज़ें हमें याद रहती हैं तथा वो अस्थायी हो जाती हैं हमारे लिए। ओके, इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, प्रेरणादायी होता है ये। श्रव्य दृश्य साधन बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा स्पष्टीकरण में सहायक। स्पष्टीकरण में सहायक कैसे होगा देखते हैं। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर कहा था, अभी जस्ट ऊपर समझा कि स्पष्टीकरण में सहायक होगा। हम उसे दिखा के, साक्षात दिखा के उसे हम बालकों को समझा सकेंगे, ये चीज़ ऐसे होता है, ठीक है। इसका एकमात्र कारण यह है कि बालक जो कुछ सुनते हैं उसी को आँख से देख भी लेते हैं, और जब जो सुनते हैं वो आँख से देख लेंगे तो वो उन्हें अधिक स्पष्ट और मतलब क्लियर हो जाएगा और अधिक अच्छे से समझ में आएगा। अब तीसरा पॉइंट इसमें हमारा है वह है शिक्षण में कुशलता। शिक्षण में कुशलता कैसे है? शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षण में कुशलता आती है, साथ ही शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जिन सूक्ष्म बातों तथा कठिन भावों को बालक चॉक और टॉक यानी कि बातचीत की सहायता से नहीं समझ सकते, उन्हें वे सहायक सामग्री के प्रयोग से सरलतापूर्वक समझ लेते हैं। तो ये हमारे शिक्षण में कुशलता है, यानी कि हमारा शिक्षण इससे प्रभावशाली बनता है। जिसे हम चॉक से लिख के या हम बातचीत करके, बोलने के माध्यम से, स्पष्टीकरण के माध्यम से उन्हें नहीं समझा सकते, उन्हें हम सहायक सामग्री के माध्यम से ईजिली समझा सकते हैं। इसके कहने का यही तात्पर्य है। अब देखते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाता है। जिस पाठ्य वस्तु या प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर सकते, उनको चित्र या फिल्म की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। ओके,
इतना क्लियर है? आई होप जो बताया जा रहा हो आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको कहीं भी थोड़ी भी समस्या या कठिनाई होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी समस्या। मैं पूरी कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स चेक करके आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। अब देखते हैं हम अमूर्त व मूर्त रूप से प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है, विभिन्न विषयों में कई संकल्पनाएं सूक्ष्म स्तर में अमूर्त रूप में होती हैं। अमूर्त रूप से आप क्या समझते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा अमूर्त और मूर्त रूप से आप क्या समझते हैं। फिर अगले वीडियो में हम इस पर एक बार चर्चा कर लेंगे कि अमूर्त और मूर्त क्या होता है। पहले आप बताएंगे, ठीक है? इन संकल्पनाओं को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने से छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थायी होगा, जिसे छात्र अधिक समय तक याद रख सकेंगे। अभी हमने ऊपर समझा था ये बात, ये पॉइंट अभी हमने ऊपर समझ रखा है, लेकिन उससे पहले आप अमूर्त और मूर्त बताएंगे कि क्या होता है। फिर हम इस पर चर्चा एक बार करेंगे अपने अगले वीडियो में, यानी कि असाइनमेंट जो सेकेंड है हमारा बायोलॉजिकल साइंस का, उसमें हम एक बार इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित श्रव्य दृश्य साधन। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत पर आधारित होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शिक्षार्थी एक दूसरे से मानसिक क्षमता, अध्ययन गति, रुचि आदि की दृष्टि से भिन्न होते हैं। शिक्षकों के समझाने पर विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम सभी एक जैसे नहीं होते हैं। हम सबकी रुचियाँ अलग अलग हैं, हम सभी की मानसिक क्षमता अलग अलग है, हम लोग अध्ययन जो गति है हमारी वो अलग अलग है। कि कोई बालक कोई चीज़ एक बार में समझाने में समझ जाता है और किसी को कई बार समझाने में वो चीज़ समझ आती है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM जो होता है वो अधिक सहायता देता है, अधिक सहायकपूर्ण होता है। अब हमारा आखिरी पॉइंट इसमें है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास कैसे होता है TLM के द्वारा, वो देखते हैं। किसी घटना के घटित होने के कारण का तर्क देना वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाता है। इसे हम ध्यान में रखेंगे कि पहले वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या कहलाता है। अगर हम इसे लिखते हैं तो अगर एग्जामिनर पूछ देता है कि भाई लिखा है तुमने ये पॉइंट, अब वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या होता है बताओ, तो किसी घटना के घटित होने के कारण का तर्क देना वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाता है। इसे हम ध्यान में रखेंगे। श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा अमूर्त चिंतन, देखिए फिर यहाँ पर ये पॉइंट आया अमूर्त और मूर्त चिंतन, तो इसीलिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि अमूर्त और मूर्त क्या होता है। अमूर्त चिंतन व मूर्त चिंतन का विकास होता है। शिक्षार्थियों की सक्रियता बढ़ती है, यानी कि शिक्षार्थी अधिक एक्टिव होते हैं, ठीक है। तथा अतः अधिगम अस्थायी होता है। जब शिक्षार्थी एक्टिव होंगे, स्वयं से कार्य करेंगे, तो उनका अधिगम अस्थायी होता है। अतः ये सभी शिक्षार्थियों में अभिवृत्ति के विकास में सहायक होती है। तो ये था हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या है, वो अभी तक हमने देखा। अब हम देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य क्या क्या हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखते हैं उद्देश्य इसके। कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग ने कहा है शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में सहायक सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। निसंदेह इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा हो सकती है। ये किसने कहा है? कोठारी आयोग ने कहा है कि शिक्षण का जो स्तर है उसे ऊंचा करने के लिए स्कूल में सहायक सामग्री का प्रयोग करना अत्यंत ही आवश्यक है, मतलब करना चाहिए हम सभी शिक्षक को। निसंदेह इससे देश में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा हो सकती है। ओके, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने एवं शिक्षार्थी के कौशल में विकास के लिए शिक्षण सामग्री प्रयुक्त की जाती है और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अब देखते हैं पॉइंट में हम इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वह है अवकाश के समय का सदुपयोग करना। दूसरा, शिक्षार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाना। तीसरा, छात्राध्यापकों या छात्राध्यापिकाओं को सहायक सामग्री के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना। ये हमारा शिक्षण सामग्री के उद्देश्य हैं कि अवकाश के समय का सदुपयोग इससे होता है, ठीक है। और जो शिक्षार्थी को अधिक क्रियाशील बनाते हैं, अभी हमने ऊपर ही समझा है कि शिक्षार्थी जब देखते हैं एक्टिव होते हैं, उन्हें उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हाँ ये कैसे है, कैसे होगा ये, मतलब इस टाइप के उनके माइंड में
विचार आते हैं तो छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं, उसे सीखने के लिए इच्छुक होते हैं, जिज्ञासा उनमें उत्पन्न होती है। ठीक है, और छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को सहायक सामग्री के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है कि हमें इसका निर्माण करके ही अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट है चौथे नंबर का, शिक्षार्थियों में पाठ के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करना तथा पाठ को विकसित कर उसे उपयोग में ला सकें। अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप देना, देखिए ये पॉइंट यहाँ पर फिर आया है। ओके, अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप देना, बालकों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना तथा उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अभी हमने ऊपर जस्ट क्या समझा कि इससे जब हम शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं, ऐसे अगर हम बस लेक्चर के माध्यम से बालकों को कोई चीज़ बताते, समझाते, सिखाते हैं तो वो लेक्चर सुनेंगे, इधर से कान से इधर से सुनेंगे, इधर निकाल देंगे, जैसा कि ऐसा हम लोग खुद ही कर चुके हैं या करते हैं। तो इधर से सुन के वो इधर से निकाल देंगे, उससे अच्छा उनको हम उनके ध्यान को केंद्रित करते हैं, आकर्षित उनमें करते हैं, तो सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिससे वे, अभी हमने ऊपर बताया कि उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो इच्छुक हो, पढ़ाई के मामले में उनमें रुचि उत्पन्न हो और वे जागृत हो उसके लिए और उस पर ध्यान केंद्रित हो उनका, और उनमें निरीक्षण शक्ति का विकास करना भी इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट है हमारा, पाठ्य सामग्री को स्पष्ट तथा बोधगम्य बनाना। अभी हमने बताया कि इससे हमारा जो पाठ्य विषय वस्तु होता है वो अधिक स्पष्ट हो जाता है, अधिक सरलता से, सहजता से हम उसे समझा सकते हैं या बोधगम्य बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा, सहायक सामग्री का रख रखाव समुचित ढंग से करना ताकि आवश्यक होने पर उसे उपयोग में लाया जा सके। ये थे हमारे शिक्षण सामग्री के उद्देश्य। अब हम आते हैं हमारे शिक्षण सामग्री की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, शिक्षण में उपयोगी सहायक सामग्री की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा, सब चीज़ हम पॉइंट में ही देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में लिखना ज़्यादा बेस्ट होता है। सहायक सामग्री अस्थायी रूप से सीखने एवं समझने में सहायक होती है, यह अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है तथा छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को सरलता से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने समझ रखा है ऑलरेडी ऊपर ही, इस पर बस एक एक बार चर्चा करना जरूरी है कि इसकी विशेषताएं ये हैं, जिससे आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बना सकें और असाइनमेंट भी लिख सकें। ओके, यह समय की बचत तथा रुचि में वृद्धि करती है, शिक्षक को अच्छे शिक्षण में सहायता देती है, ये भी हमने समझ रखा है ऑलरेडी ऊपर, तथा छात्रों को उपकरण प्रयोग करने की विधि का ज्ञान होता है और विभिन्न विषयों की अन्वेषण यानी कि खोज के प्रति उत्सुकता जागृत होती है। यह छात्रों की कल्पना शक्ति यानी कि चिंतन मनन, उनमें कल्पना शक्ति का विकास करती है। सहायक सामग्री सूक्ष्म बातों को सरलता से समझा देती है। अभी हमने ऊपर समझा था कि छोटी से छोटी बात होगी उसे भी हम सहायक सामग्री के उस उपयोग से या उसके हम लोग सहयोग से बालकों को एकदम सरलता और सहजता से अच्छे से समझा सकते हैं। ओके, यह हमारी ज्ञानेंद्रियों को उद्दीपित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है। ओके, इतना क्लियर है। ये था हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ हो, जो भी बताया जा रहा हो, पढ़ाया जा रहा हो, वो आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दें। अब देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, इसके प्रकार कौन कौन से, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। ओके, और इसकी आवश्यकता एवं महत्व भी पूछा जाता है। तो प्रकार को हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। शिक्षण में प्रभावकारिता बढ़ सके, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि हो एवं प्राप्त ज्ञान अस्थायित्व को प्राप्त करे तथा शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में शिक्षण अधिगम सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी हमने ऊपर समझा, कोठारी आयोग ने भी कहा था कि शिक्षण के स्तर को ऊंचा हमें उठाना है तथा अगर हमें उसमें शिक्षा के स्तर में वृद्धि करनी है तो हमें शिक्षण सामग्री का प्रयोग विद्यालयों में करना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, वस्तुतः शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्य श्रव्य साधन ही हैं। इनमें कुछ तो स्वनिर्मित, कुछ प्रकृति प्रदत्त तथा कुछ बाजार से खरीदे हुए हो सकते हैं। वैसे अधिकांश सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि स्वनिर्मित उपकरण पे भी हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि स्वनिर्मित उपकरण क्या होता है। ओके, और स्वनिर्मित उपकरण मतलब कि शॉर्ट में हम समझ लेते हैं जो हम स्वयं से निर्मित करते हैं या हम स्वयं से बनाते हैं, वो हमारा स्वनिर्मित, जैसे नाम में ही स्पष्ट है, स्वनिर्मित उपकरण होता है। और कुछ प्रकृति प्रदत्त भी होते हैं हमारे शिक्षण अधिगम श्रव्य और दृश्य साधन, और कुछ बाजार से भी हम खरीद सकते हैं। ठीक है,
स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार निम्न हैं। स्वरूप के आधार पर तथा उपलब्धता के आधार पर हम देखने वाले हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वरूप के आधार पर इसके कौन कौन से प्रकार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रकार के हैं। दृश्य सामग्री पहला, दूसरा श्रव्य सामग्री तथा तीसरा हमारा है दृश्य और श्रव्य दोनों टाइप के सामग्री। ओके, अब देखते हैं पहला पॉइंट, दृश्य सामग्री। दृश्य उपकरणों में केवल आँखों का उपयोग होता है। इनमें मानचित्र, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, नमूने, कार्टून तथा ग्राफ, फैलेनेल बोर्ड आदि महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें दृश्य सामग्री में दृश्य मतलब कि जो हम आंखों से देख सकते हैं ऐसी उपकरणों का हम उपयोग करते हैं। जैसे श्यामपट्ट हो गया हमारा, चार्ट हो गया, मॉडल कोई हम बनाते हैं, नमूने दिखाते हैं, कोई ग्राफ, मानचित्र आदि जो हम दिखाते हैं वो हमारे दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं, वो हमारा दृश्य सामग्री होगा। ओके, अब हम देखते हैं श्रव्य सामग्री। श्रव्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्रव्य उपकरण वे उपकरण हैं जिनमें छात्र अपनी श्रवणेंद्रियों यानी कि हमारे कानों का उपयोग करते हैं, जिससे हम सुनते हैं। ओके, इन उपकरणों में रेडियो, ग्रामोफोन तथा टेप रिकॉर्डर जो हमारा होता है वह, ऑडियो सीडी या कैसेट प्लेयर आदि प्रमुख हैं। ये हमारे श्रव्य दृश्य सामग्री के श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। रेडियो जो कि हम अपने श्रवण इंद्रियों जिससे हम सुन सकते हैं उसका उपयोग इसमें हम करते हैं, ये श्रव्य दृश्य सामग्री उसे कहते हैं। ओके, अब देखते हैं इन दोनों को, दृश्य और श्रव्य यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री। हेडिंग लिखेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य उपकरण वे उपकरण कहलाते हैं जिनमें चक्षु और कर्ण दोनों इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारे नैनों आँखों और हमारे कानों दोनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब सुन भी हम सकते हैं, देख भी हम सकते हैं। इस प्रकार के उपकरणों में चलचित्र और टेलीविज़न मुख्य रूप से आते हैं। जैसे कि आप टीवी को ही एग्जाम्पल में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टीवी लेते हैं। टीवी क्या होता है, हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री है, क्योंकि उसे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं अपने कानों से, तो वो हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाएगा। अब देखते हैं स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण। ऐसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रहता है ऐसे। जैसे अभी हमने तीनों प्रकार के सामग्रियों को समझा था, उसके उपयोग को समझा था। तो सबसे पहला लिखेंगे दृश्य सामग्री, फिर श्रव्य सामग्री, फिर हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री। ऐसे देख लीजिए यहाँ पर आपको स्पष्ट है कि दृश्य सामग्री में कौन क्या क्या आते हैं। इसमें हमारा आता है श्यामपट्ट, मॉडल, प्रतिरूप, चित्र तथा पोस्टर आता है, और वास्तविक पदार्थ भी इसमें आता है। रेखा चित्र, पाठ्यपुस्तकें, संग्रहालय, पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, संदर्भ पुस्तकें, एटलस तथा ग्लोब, ये सभी हमारे दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है हमारा श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या आकाशवाणी, भाषा प्रयोगशाला, टेलीफोन वार्ता, लिंगवा फोन, स्टीरियो रिकॉर्डर और मानस स्वर आदि जो है हमारे श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तथा श्रव्य दृश्य दोनों के अंतर्गत क्या आते हैं, दूरदर्शन चलचित्र, वीडियो कैसेट्स, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, प्रदर्शन, रोल प्ले, ड्रामा, खेल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविज़न, लैपटॉप आदि ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, श्रव्य और दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर हम एक बार देखते हैं उपलब्धता के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। देखिए सबसे पहला जो है वह है अध्यापकों एवं पालकों द्वारा निर्मित सामग्री, दूसरा बाजार से क्रय सामग्री, तीसरा विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री तथा चौथा प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं या सामग्री। ये था हमारा उपलब्धता के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम साथ में चलेंगे आगे, देखते हैं। ओके, हो गया। अब आगे देखते हैं दृश्य सामग्री के अंतर्गत कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री इस प्रकार की हैं जो शिक्षकों एवं छात्रों के द्वारा तैयार की जा सकती हैं, जिनको प्रयोग शिक्षण के समय हम किया जा सकता है। अभी हमने इसको ऊपर समझाया है कि कुछ स्वनिर्मित उपकरण होते हैं जो छात्रों और शिक्षकों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जैसे विषयों में चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, रेखा चित्र आदि के चित्र निर्मित करके तथा उनका सही प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सारगर्भित एवं रोचक बनाया जा सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं स्वयं बनाने से छात्रों की सभी इंद्रियों व मांसपेशियों का समुचित उपयोग होने से उनमें कौशल विकसित होगा तथा सीखी हुई विषय का ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। इसी क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री जो हमारा है उसके निर्माण में समय की बचत के लिए बाजार से भी सामग्री क्रय करके उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का अगर हम निर्माण स्वयं करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है समय, श्रम और धन भी
लगेगा, अधिक लगेगा, तो हम लोग बाज़ार से क्रय कर सकते हैं, जिससे कि हमारा श्रम और हमारा टाइम तो बचेगा, लेकिन बस धन ही लगेगा। ओके। तथा कुछ शिक्षक अधिगम सामग्री विभाग द्वारा प्रदत्त एवं कुछ प्रकृति से भी प्राप्त होते हैं, जैसा कि अभी हमने उपलब्धता के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार में देखा है। ओके। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, इसका क्या निकलता है। किसी भी चीज़ को करने के बाद उसके कंक्लूजन पे हम अवश्य आते हैं। अगर उसके कंक्लूजन हम नहीं देखते हैं, उसका कंक्लूजन कोई नहीं निकलता है, मतलब कि वह चीज़ अच्छे से हमने किया नहीं है, तो उसका एक कंक्लूजन निकल के आना चाहिए। ओके। तो इसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं। एक अच्छे एवं व्यवस्थित शिक्षण का उद्देश्य अच्छा अधिगम होता है। अधिगम सदैव जो होता है हमारा वो उद्देश्यपूर्ण होता है तथा लक्ष्योन्मुखी होता है। इसका कोई न कोई उद्देश्य एवं लक्ष्य अवश्य होता है। अगर बिना किसी उद्देश्य के हम शिक्षण कर रहे हैं या अधिगम कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है, मतलब कि वह अधिगम एवं शिक्षण है ही नहीं। ठीक है। तो अधिगम सदैव सुद्देश्यपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण होता है, होना चाहिए। इन सभी तत्वों की प्राप्ति के लिए अच्छी व उत्तम अधिगम सामग्री यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनिवार्य हो गया है। ओके। अतः शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का दोहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट स्थापित तथा उनमें सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ओके। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल साइंस का असाइनमेंट वर्क, जिसका टॉपिक क्या था, जैविक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू।